बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो करेंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि लास्ट लेक्चर तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था और आज हम उसके शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट आंसर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का और बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो हमारे इन शॉर्ट आंसर्स के साथ रिलेटेड होते हैं। टोटल 33 शॉर्ट आंसर्स आते हैं और उनके अंदर 11 की चॉइस 22 शॉर्ट आंसर्स करने होते हैं। हर शॉर्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। इस तरह से 44 मार्क्स जो कि मोर देन हाफ पोर्शन ऑफ द पेपर जो है वो बनता है। यानी एग्ज़ाम के अंदर अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारे 85 के पेपर में से आधे से ज़्यादा नंबर जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स के होते हैं। बेटे हर शॉर्ट आंसर जो है वो एक ख़ास आंसर आपसे तलब करता है। ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के अंदर जो गिवन शॉर्ट आंसर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आपके पेपर में अगर 33 शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो उसमें से 18 to 19 शॉर्ट आंसर्स एक्सरसाइज के ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 22 शॉर्ट आंसर्स करने हैं तो उसमें से 18 से 19 शॉर्ट आंसर्स तो हमारे एक्सरसाइज से ही आएंगे। और ये अगर टोटल हम तादाद देखें तो 103 या 144 जो है ये हमारे टोटल शॉर्ट आंसर्स की तादाद है जो पूरी बुक में हमने पढ़नी होती है। उनमें से ही आपके 19 या 20 आ जाते हैं। तो इनमें से नंबर लेना इंतहाई आसान है, लेकिन हमें इन शॉर्ट आंसर्स को लिखने के लिए टू द पॉइंट रहना होगा और इसमें जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो आप लाजमन इसमें पुट करेंगे। तो आइए चलते हैं बेटे आज चैप्टर नंबर 1 के कुछ शॉर्ट आंसर्स के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा गया है, नेम द सेवरल रिपीटेड फिनोमिनन occur in nature that serve as time standard। आपने ऐसे फिनोमिना को बताना है जो नेचर में अकर कर रहे हैं और टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम कहते हैं कि हर वो क्वांटिटी, हर वो फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन जिस चीज़ ने एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना है वो हमारे लिए टाइम मेजर करने के लिए काबिल है। ये ख्याल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने रूम में लगे हुए क्लॉक को देखें तो क्लॉक की सुई एक ख़ास टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करती है, तो हम उसकी रिपीटेड मोशन से ही टाइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए बेटे चलते हैं, देखते हैं इसको। हम पहले तो लिखते हैं कि एवरी रिपीटेड फिनोमिना occurring in nature can serve as time standard। वो रिपीटेड फिनोमिना बेटे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन हो सकती है। आपको पता है हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द मोशन कंप्लीट करती है,
जिससे हम साल की मेजरमेंट करते हैं। यानी जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो हमारा सोलर कैलेंडर बताता है कि एक साल गुजर चुका है। तो इसके पहली एग्जांपल है जो रिपीटेड फिनोमिना की, वो ये है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2, दूसरी बात अगर हम इसमें देखें तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ के गिर्द मून की जो मोशन है, ये हमारा एक कैलेंडर जिसको हम हिजरी कैलेंडर का नाम देते हैं, ये भी टाइम के तौर पर मेजर होता है। यानी हमारा एक साल, इस्लामी साल जो है वो गुजर जाता है। ये भी रिपीटेड फिनोमिना है, यानी जिसमें मून बार बार हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर काटता है और इससे हम अपनी मेजरमेंट टाइम की कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। एंड द थर्ड वन, हमारी कायनात के अंदर अगर हम छोटे पार्टिकल्स को देखें जिसमें एटम की वाइब्रेटरी मोशन है, वो भी हमारे लिए टाइम मेजर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम बेटे ऑब्जर्व करें तो सूरज के गिर्द अर्थ की मोशन टाइम स्टैंडर्ड तो है, लेकिन एक बहुत अच्छा टाइम स्टैंडर्ड नहीं है। मोशन ऑफ द मून टाइम स्टैंडर्ड तो है, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा टाइम स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये हमें मंथ के अंदर या ईयर के अंदर जो है वो टाइम की वैल्यूज़ देते हैं। अगर हमने मिनट और सेकंड, इवन सेकंड से भी छोटे लम्हे में अपनी मेजरमेंट्स करनी हो तो ये उसमें काम नहीं आएंगे। तो उसके लिए फिर हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम कंसिडर करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सीजियम एटम। दिस इज आल्सो अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम स्टैंडर्ड इस तरह से है कि हमारी आज 1 सेकंड की डेफिनेशन भी इसी से पूरी होती है। ये था जी बेटे, अगर इतना लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे जो हैं वो मिल जाएंगे। यानी आपने रिपीटेड फिनोमिनास के बारे में बताना है और कुछ उनकी एग्जाम्पल जो हमारी नेचर में अकर कर रही हैं उनके बारे में बता देना। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, that is give the drawbacks to use the period of pendulum as time standard। कि वो क्या गलतियां हैं जो हमारे लिए पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड बनने से रोकती हैं। बेटे अगर आप पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन ही है, वो अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन हम इसको एक अच्छा टाइम पीरियड क्यों नहीं समझते, एक अच्छा स्टैंडर्ड क्यों नहीं टाइम का समझते। तो आइए इसकी रीज़न देखते हैं। बेटे अगर हम अपने नब्ज़ के ऊपर हाथ रखें तो आपको महसूस होगा कि हमारी नब्ज़ भी अपने आप की मोशन को रिपीट कर रही है, तो इसे भी टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये अच्छा टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। नब्ज़ की पहले बात कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें पेंडुलम की टाइम पीरियड को समझना आसान हो जाएगा। सारी रिपीटेड चीज़ें जो अपनी मोशन को रिपीट करती हैं वो अच्छे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। रिपीटेड होने के साथ साथ अपनी उस रिपीटेड मोशन को कांस्टेंट रखना भी ज़रूरी है।
यानी इक्वल इंटरवल रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कुछ पहले इंटरवल में कुछ और है, अगले इंटरवल में कुछ और है और किसी और जगह पे कुछ और है। मसलन हम नब्ज़ की बात करते हैं, अगर आप में से कोई बंदा दौड़ता हुआ आए और आकर रुके और अपनी नब्ज़ पे हाथ रखे तो उसे महसूस होगा ये तेज़ चल रही है, वो अपनी मोशन को रिपीट तो कर रही है लेकिन फास्ट है, एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जो आराम से रूम में बैठा हुआ है, उसकी जो यही मोशन है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से ये अच्छा टाइम स्टैंडर्ड फिर तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसी तरह पेंडुलम को बेटे अगर आप गौर से देखें तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता होता है लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हम कहते हैं वी नो टाइम पीरियड of simple pendulum depends on t is equal to 2 pi square root of length over gravitational acceleration g। तो depends on length and gravitational acceleration। अब बेटे बात वही है कि अगर ये वेरी कर गई लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमारा टाइम पीरियड वेरी कर जाएगा, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम स्टैंडर्ड। लेंथ अगर हम चीज़ों को देखें, ख़ास तौर पर स्ट्रिंग को जो रस्सी बनाती है हमारे पेंडुलम को, अगर हम गर्मी के अंदर या टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर उसे देखें तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए यानी सर्दी का मौसम आ जाए तो वही लेंथ सिकुड़ सकती है, उसके अंदर वेरिएशन आएंगी। तो हम इससे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो हमारा, हमने तो पूरा साल इसको यूज़ करना था लेकिन गर्मी और सर्दी के अंदर इसकी लेंथ वेरी होने की वजह से ये टाइम पीरियड इसका बदलता जाएगा, जिसकी वजह से इट्स नॉट अ गुड टाइम स्टैंडर्ड। तो हम इसको लिखते हैं इसी बात को कि लेंथ ऑफ, ये ड्रॉबैक्स होंगे इसके, अब लेंथ ऑफ पेंडुलम depends on temperature so it can change the time period। ये टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, अब दूसरी खामी इसमें क्या, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और जी की वैल्यू हाइट के हिसाब से वेरी हो जाती है। मसलन अगर आप यही पेंडुलम सी लेवल पर ले जाएं यानी समुंदर के करीब कराची में, तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर आप कराची से मूव करते करते मरी की पहाड़ियों पर पहुंच जाएं तो हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा और वही सेम पेंडुलम जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड दे रहा होगा। ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सपोज करें कि आपने घड़ी बांधी हुई है, वो कराची में कुछ और टाइम दे रही है और आप ट्रैवल करते हुए मरी आए तो उसने कुछ और टाइम देना शुरू कर दिया। तो ये पेंडुलम जो है ये हमारी घड़ी की तरह एक्ट करेगा अगर हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। तो हमने इससे घड़ी क्यों नहीं बनाई, तो उसकी रीज़न बेसिकली यही थी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मरी और कराची में डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, तो इस वजह से हम इसको एक रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करते। तो दूसरी बात हम इसमें लिखते हैं कि टाइम
period may change due to height. हाइट के हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। जो वैल्यू ऑफ जी है ये चेंज होती रहेगी, इस वजह से हम इसको एक अच्छा टाइम स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करते। जी तो बेटे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही। वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। हम 2 यूनिट्स क्यों यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, किलोग्राम भी और मोल भी। इसकी रीज़न क्या है? जब भी हम किसी क्वांटिटी को, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर कर रहे होते हैं तो हमारी रूटीन लाइफ में भी 2 तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन बाज़ औक़ात हमें जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो चाहिए होती है। मसलन आप कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस केमिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में हमें क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी भी केमिकल को मेजर करेंगे या उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद काउंट करनी होती है। मसलन हम गिनते हैं कि सोडियम क्लोरेट या हम कंसिडर कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसके इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें चाहिए। तो अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे। उस वक़्त हमें जो मोस्ट यूजफुल यूनिट है वो बेटे मोल होगा। लेकिन अगर हम बाज़ार में जाते हैं और हमें चावल या चीनी को ख़रीदना है तो वहाँ पे हम चावल और चीनी के दाने या उनके एटम्स और मॉलिक्यूल काउंट करके नहीं ख़रीदते। हमें चूँकि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो उसकी चाहिए होती है, तो उस वक़्त हम उसके दूसरे यूनिट को प्रेफर करते हैं जो कि केजी है। तो सिंपल मीनिंग ये निकला कि जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ह्यूज अमाउंट में मेजर करोगे तो आपको किलोग्राम यूज़ करना है, लेकिन जब आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में चीज़ों को नोट करना है तो फिर आपने इसका यूनिट मोल इस्तेमाल करना है। तो हम कहते हैं कि वी हैव 2 यूनिट्स for amount of substance number 1 kilogram, this unit is useful when we want to take huge amount of that substance. जब हमने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फाइंड करनी है तो हमें किलोग्राम यूज़ करना होगा। और मोल कब करना है?
this unit is useful when we want to find to take number of atoms or molecules। जब बेटे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे तो उस वक्त हमें मोल को यूज़ करना होता, तो इस वजह से हम दो यूनिट्स जो हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें ये है कि द स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ विच स्केल ऑन विच द मिनिमम डिवीजन इज 1 millimeter। वी कैन राइट इट द मिनिमम डिवीजन is least count, that is 0.1 millimeter can be written as 0.001 meter। It means to say that this instrument can measured up to 3 decimal place correctly। This instrument can measured up to 3 decimal place correctly। Now the 3 readings are there। 1 0.2145 meter, number 2 0.21 up to 2 decimal places, this is up to 3 decimal places, this is up to 3 decimal, or this is up to 4 decimal places, this is up to 3 decimal places 0.214 meter, which record the correct and why। So we can say that के third readings is record correctly because it is up to 3 decimal place and least count shows that it can be measured up to 3 decimal places। The correct reading is 0.214 meter because this instrument can measure up to 3 decimal places। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।